4.1 परिचय। इकाई 1, 2 और 3 से सीखने के बाद अब हम विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को समझते हैं। हमने प्रगति, परिवर्तन, आधुनिकीकरण, विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास और लिंग विकास जैसी अवधारणाओं को समझ लिया है। विकास एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं और इसके बारे में हमारी समझ विकसित होती रहती है। पिछले 40 वर्षों में लोग स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। पर्यावरण के बारे में इस बढ़ती चिंता ने हमें विकास के लिए अपने विचारों, लक्ष्यों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इससे विकास को देखने के हमारे नजरिए में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिससे 1980 के दशक में सतत विकास की अवधारणा को जन्म मिला। यह विचार आज भी विकास के बारे में चर्चा को आकार दे रहा है। यह इकाई सतत विकास पर केंद्रित है। हम सतत विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गौर करके शुरुआत करेंगे, विशेष रूप से विकास और पर्यावरण पर बहस कैसे शुरू हुई। फिर हम यह पता लगाएंगे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और दस्तावेजों के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा कैसे उभरी और विकसित हुई। इसके बाद हम ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा सामान्य भविष्य 1987 में उल्लिखित सतत विकास के अर्थ, इसकी आवश्यकताओं, लक्ष्यों और रणनीतियों पर विचार करेंगे। अंत में हम सतत विकास की आलोचनाओं की जांच करेंगे और हमारी वैश्वीकृत दुनिया में इसके भविष्य पर विचार करेंगे। 4.2 सतत विकास, ऐतिहासिक संदर्भ। सतत विकास के विचार की उत्पत्ति विकास और पर्यावरण के बारे में बहस में हुई है। विकास के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण, जो आर्थिक विकास पर केंद्रित था, ने पर्यावरणीय गिरावट को जन्म दिया, जिससे अधिक टिकाऊ रास्ता खोजने के बारे में चर्चा हुई। विकास का यह मॉडल आधुनिक प्रौद्योगिकी, कारखानों और तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण पर बहुत अधिक निर्भर था। प्रारंभ में पश्चिमी देशों ने इस मॉडल का पालन किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी धारणा थी कि यदि कम विकसित देश पश्चिमी आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को अपनाते हैं, तो वे औद्योगिकीकृत देशों की बराबरी कर सकते हैं। कई कम विकसित देशों ने इसकी स्थिरता पर सवाल उठाए बिना इस दृष्टिकोण को अपनाया। जब हम देखते हैं कि विकास का पश्चिमी तरीका विकासशील देशों में प्रकृति और अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है, तो सुनीता नारायण बताती हैं कि यह बहुत सारी सामग्रियों और ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित है। विकास के इस तरीके में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है और हानिकारक पदार्थ पीछे छूट जाते हैं, जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। विकासशील देश भी इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं, जो आर्थिक विकास, प्रदूषण और पर्यावरण को बड़ी क्षति के साथ साथ गरीबी और असमानता का मिश्रण बनाता है। यह पश्चिमी विकास मॉडल सभी के लिए टिकाऊ या अच्छा नहीं है। इसलिए यह विचार कि विकास हर जगह हो सकता है और लंबे समय तक चल सकता है, जो इस मॉडल के प्रमुख विचार थे, अब टिके नहीं रह गए हैं। अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। अधिक लोग पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जिससे पर्यावरणवाद में वृद्धि हो रही है। यह विकास के बारे में चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू जोड़ता है। इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। बिगड़ती पर्यावरणीय समस्याएं हमें अपनी विकास नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर रही हैं। इससे पर्यावरण और विकास के बारे में गहन बहस छिड़ जाती है। पहले लोग विकास और पर्यावरण को अलग अलग चीजों के रूप में देखते थे। कुछ ने विकास का अधिक समर्थन किया, जबकि अन्य ने पर्यावरण की रक्षा को प्राथमिकता दी। इससे दो विरोधी समूह बन गए।
जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने विचार थे। इससे उन लोगों के बीच विभाजन पैदा हो गया जो विकास पर ध्यान केंद्रित करते थे और जो पर्यावरण की अधिक परवाह करते थे। अंततः लोगों को यह एहसास होने लगा कि विकास और पर्यावरण दोनों ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैलेटमस ने उल्लेख किया कि हम समझते हैं कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों के लिए मानव जीवन में सुधार करना मुख्य लक्ष्य है। इसका मतलब यह है कि विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं है। 1992 की विश्व विकास रिपोर्ट भी इस बात से सहमत है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण की देखभाल एक साथ चलते हैं। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं तो विकास अच्छा नहीं होगा, और यदि विकास नहीं होगा तो पर्यावरण की रक्षा करना भी सफल नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक पैसा आने से हम पर्यावरण का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यह विचार दर्शाता है कि हमें विकास और पर्यावरण देखभाल को कैसे संतुलित करने की आवश्यकता है। सतत विकास की अवधारणा इन लक्ष्यों को एक साथ लाने का प्रयास करती है। इसे 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा हमारा साझा भविष्य नामक एक रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम सतत विकास का अर्थ जानें, आइए जानें कि यह कहां से आया और कैसे विकसित हुआ। चिंतन और कार्रवाई 4.1 सतत विकास से आप क्या समझते हैं? आज के संदर्भ में यह किस प्रकार प्रासंगिक है? शीर्षक: सतत विकास को समझना समकालीन दुनिया में एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता। हाल के वर्षों में सतत विकास की अवधारणा ने विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 4.1 का काम सौंपा गया है, आज के संदर्भ में सतत विकास के अर्थ और प्रासंगिकता को गहराई से समझना जरूरी है। सतत विकास को परिभाषित करना। सतत विकास का तात्पर्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा लोकप्रिय यह अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्संबंध पर जोर देती है। यह मानवता और ग्रह के लिए दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन हासिल करने के बारे में है। सतत विकास के आयाम। सतत विकास में 3 प्राथमिक आयाम शामिल हैं। आर्थिक स्थिरता। यह आयाम समावेशी, लचीला और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नवाचार, उद्यमिता और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना शामिल है। सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता में ऐसे समाज का निर्माण शामिल है जो न्यायसंगत और समावेशी हों। इसमें सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली और कमजोर आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गरीबी, असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, सामाजिक एकजुटता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर मानव कल्याण निर्भर करता है। इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करना, जैव विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, प्रदूषण को कम करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। वर्तमान संदर्भ में सतत विकास की प्रासंगिकता। आज की दुनिया में सतत विकास की प्रासंगिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कई गंभीर वैश्विक चुनौतियां सतत विकास दृष्टिकोण अपनाने की तात्कालिकता को रेखांकित करती हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है,
ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र और मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। सतत विकास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और जलवायुलचीला समुदायों के निर्माण का मार्ग प्रदान करता है। संसाधनों की कमी, मीठे पानी, वनों, मत्स्य पालन और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन सीमित संसाधनों को खतरनाक दर से कम कर रहा है। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन प्रथाओं जैसे रिसाइक्लिंग, संरक्षण और टिकाऊ कृषि की वकालत करता है। जैव विविधता हानि, मानवीय गतिविधियां जैसे कि आवास विनाश, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन जैव विविधता हानि की अभूतपूर्व दर को बढ़ा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण और प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। सतत विकास आवश्यक पारिस्थितिक सेवाओं की सुरक्षा और पृथ्वी पर जीवन के जाल की रक्षा के लिए जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली पर जोर देता है। सामाजिक असमानता, बढ़ती आय असमानता, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार व्यापक मुद्दे हैं जो सामाजिक एकजुटता और स्थिरता को कमजोर करते हैं। सतत विकास का लक्ष्य समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा उपायों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गिरावट, अपर्याप्त स्वच्छता, वायु और जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय तनाव सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान करते हैं, जिनमें संक्रामक रोग, पुरानी बीमारियां और समय से पहले मृत्यु दर शामिल हैं। सतत विकास स्वस्थ वातावरण बनाने और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। शहरीकरण, तीव्र शहरीकरण, खराब शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मिलकर पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानताओं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। सतत विकास रहने योग्य और लचीला शहरी वातावरण बनाने के लिए कॉम्पैक्ट और समावेशी शहरों, कुशल सार्वजनिक परिवहन, हरित बुनियादी ढांचे और किफायती आवास सहित टिकाऊ शहरी विकास रणनीतियों की वकालत करता है। वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के बीच परस्पर जुड़ाव और अन्योन्याश्रयता को जन्म दिया है, जिससे सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा मिली है। हालांकि इसने पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक असमानताओं और सांस्कृतिक एकरूपता को भी बढ़ा दिया है। सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के माध्यम से इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए वैश्वीकरण के लाभों का दोहन करना चाहता है। निष्कर्षतः सतत विकास न केवल एक उच्च आदर्श है, बल्कि 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक अनिवार्यता है। स्थिरता के सिद्धांतों को अपनाकर और स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई करके हम सभी के लिए अधिक न्यायसंगत, समृद्ध और लचीले भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इग्नू के छात्रों के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम सतत विकास का समर्थन करें और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ दुनिया के निर्माण में योगदान दें। सतत विकास, शुरुआत और विकास। सतत विकास का विचार रातों रात पैदा नहीं हुआ। एडुआर्डो सेविला गुज़मैन और ग्राहम वुडगेट 1997-86 से 87 का सुझाव है कि यह समय के साथ विकसित हुआ। उन्होंने आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में इसकी उत्पत्ति का पता लगाया और इसके गठन और प्रकृति में योगदान देने वाली विभिन्न घटनाओं और प्रकाशनों का विश्लेषण किया। समान दृष्टिकोण अपनाते हुए आइए संक्षेप में उन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और दस्तावेजों पर नजर डालें जिन्होंने सतत विकास की अवधारणा को आकार दिया। 1972 में मानव पर्यावरण
पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इसने पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इसने औद्योगिक समाजों को यह एहसास कराया कि हम सभी के लिए केवल एक ही ग्रह है। इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पर्यावरणीय समस्याएं एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भले ही विकसित और विकासशील देशों की पर्यावरणीय चिंताएं अलग-अलग हो सकती हैं। क्लब ऑफ रोम 1972 से 74 की लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट को वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट पर सबसे पहला आधिकारिक अध्ययन माना जाता है। इसने औद्योगीकरण के पारिस्थितिक प्रभाव का विश्लेषण किया और चल रहे संसाधनों की कमी, प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि के परिणामों की भविष्यवाणी की। इस रिपोर्ट ने लोगों को यह एहसास कराया कि सीमित संसाधनों के साथ निरंतर विकास टिकाऊ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा नियुक्त और 1980 में प्रकाशित एक अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट ग्लोबल 2000 इंच में इस बात पर जोर दिया गया कि समृद्ध देशों की जीवन शैली को दुनिया भर में दोहराया नहीं जा सकता। फिर 1981 में सतत विकास शब्द आधिकारिक तौर पर सामने आया। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के शीर्षक में दिखाई दिया, विश्व संरक्षण रणनीति, सतत विकास के लिए जीवित संसाधन संरक्षण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, विश्व वन्यजीव कोष WWF और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम UNEP। इस रणनीति के अनुसार सतत विकास विभिन्न कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के साथ साथ सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक कारकों पर भी विचार करता है। सतत विकास का मतलब 3 चीजें हैं: अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, समाज को बेहतर बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना। एक शिखर सम्मेलन के दौरान अखबारों में अलग-अलग विषयों पर बात हुई। इनमें गरीबी कम करना, पृथ्वी के संसाधनों को बचाना, यूरोप और अमेरिका द्वारा किसानों को पैसा देने के तरीके की आलोचना करना और वैश्वीकरण का क्या मतलब है, इस पर बहस करना शामिल था। गरीब देशों ने भी अधिक मदद और निष्पक्ष व्यापार की मांग की। कई वैश्विक घटनाओं और लेखों ने सतत विकास के विचार को आकार देने में मदद की है। अब आइए देखें कि सतत विकास का क्या अर्थ है। जैसा कि 1987 की अवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में बताया गया है। चिंतन और कार्रवाई 4.2। क्या सतत विकास एक सामाजिक आंदोलन है? इस आंदोलन की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? परिचय। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक आयामों को शामिल करते हुए सतत विकास समकालीन विमर्श में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरा है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने की वकालत करता है। इसके मूल में सतत विकास पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक समृद्धि को संतुलित करना चाहता है। सवाल उठता है, क्या सतत विकास महज एक सैद्धांतिक ढांचा है या यह एक सामाजिक आंदोलन भी है? इस जांच में गहराई से जाने के लिए सतत विकास की ऐतिहासिक उत्पत्ति और एक संभावित सामाजिक आंदोलन में इसके विकास का पता लगाना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक उत्पत्ति। सतत विकास की जड़ें विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, आंदोलनों और विचारधाराओं में खोजी जा सकती हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार दिया है। प्रारंभिक पर्यावरण आंदोलन। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगीकरण, प्रदूषण और संसाधनों की कमी पर चिंताओं के कारण पर्यावरणीय आंदोलनों का उदय हुआ। जॉन मुइर और राचेल कार्सन जैसी हस्तियों ने पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को प्रेरित किया।
इन आंदोलनों ने मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच अंतर्संबंध को उजागर करके स्थिरता की अवधारणा के लिए आधार तैयार किया। पर्यावरणवाद का जन्म 1960 और 1970 के दशक में आधुनिक पर्यावरणवाद का उदय हुआ। राचेल कार्सन के साइलेंट स्प्रिंग के प्रकाशन और 1970 में पहले पृथ्वी दिवस जैसी घटनाओं ने पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सार्वजनिक चेतना जगाई। सरकारों ने पर्यावरण नियम बनाना शुरू किया और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने वैश्विक पर्यावरण प्रशासन की नींव रखी। इस अवधि ने व्यापक विकास एजेंडा में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के एकीकरण के लिए मंच तैयार किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट और सतत विकास। शब्द सतत विकास को 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर हमारा सामान्य भविष्य शीर्षक वाली ब्रंटलैंड रिपोर्ट के जारी होने के साथ प्रमुखता मिली। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड के नेतृत्व में रिपोर्ट ने सतत विकास को विकास के रूप में परिभाषित किया, भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इस रिपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन और एजेंडा 21। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, 1992 में आयोजित किया गया था, जो सतत विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके परिणामस्वरूप एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना थी, जिसमें वैश्विक सहयोग, सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया गया था। रियो शिखर सम्मेलन ने सतत विकास आंदोलन के पीछे बढ़ती गति को प्रदर्शित करते हुए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के संगठनों को एक साथ लाया। नागरिक समाज की गतिशीलता। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में नागरिक समाज संगठनों ने सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैर सरकारी संगठनों, जमीनी स्तर के आंदोलनों और वकालत समूहों ने सार्वजनिक समर्थन जुटाया, जागरूकता बढ़ाई और सरकारों और निगमों पर स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए दबाव डाला। क्योटो प्रोटोकॉल, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और पेरिस समझौते जैसी पहलों ने वैश्विक अनिवार्यता के रूप में स्थिरता की बढ़ती मान्यता को रेखांकित किया। क्या सतत विकास एक सामाजिक आंदोलन है? सतत विकास की ऐतिहासिक उत्पत्ति की जांच करने के बाद अब हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में योग्य है। एक सामाजिक आंदोलन को व्यक्तियों या समूहों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए एक सामूहिक, संगठित प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सतत विकास सामाजिक आंदोलनों के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करता है, जैसे कि सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना। यह विशिष्ट विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है जो इसे पारंपरिक आंदोलनों से अलग करता है। व्यापकाधारित भागीदारी। सतत विकास में सरकारों, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों सहित विविध प्रकार के कलाकार शामिल होते हैं। पारंपरिक सामाजिक आंदोलनों के विपरीत, जो किसी विशिष्ट कारण या मुद्दे के आसपास रैली कर सकते हैं, सतत विकास अलग अलग हितों और प्राथमिकताओं के साथ कई हितधारकों को शामिल करता है। यह व्यापकाधारित भागीदारी स्थिरता की जटिल और अंतःविषय प्रकृति को दर्शाती है। वैश्विक कार्यक्षेत्र। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संचालित होने वाले कई सामाजिक आंदोलनों के विपरीत, सतत विकास भूराजनीतिक सीमाओं से परे है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और गरीबी जैसी संपूर्ण ग्रह को प्रभावित करने वाली परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। सतत विकास की वैश्विक प्रकृति के लिए सीमाओं के पार सहयोग और राष्ट्रों के बीच एकजुटता की आवश्यकता होती है।
जो इसे स्थानीय सामाजिक आंदोलनों से अलग बनाती है। दीर्घकालिक अभिविन्यास। सतत विकास स्वाभाविक रूप से भविष्य उन्मुख है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि सामाजिक आंदोलन अक्सर तात्कालिक लक्ष्यों या शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थिरता के लिए दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य सतत विकास को मुख्य रूप से अल्पकालिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलनों से अलग करता है। संस्थागतकरण। समय के साथ सतत विकास के सिद्धांत सरकारी नीतियों, कॉरपोरेट प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर संस्थागत हो गए हैं, जबकि सामाजिक आंदोलन मौजूदा संस्थानों या सत्ता संरचनाओं को चुनौती दे सकते हैं। सतत विकास परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए स्थापित प्रणालियों के भीतर काम करना चाहता है। मुख्यधारा के विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में यह एकीकरण सतत विकास को अधिक टकराव वाले आंदोलनों से अलग करता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सतत विकास की जड़ें पर्यावरणीय सक्रियता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक लामबंदी के समृद्ध इतिहास में हैं। हालांकि यह सामाजिक आंदोलनों के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करता है, जैसे कि सामूहिक कार्रवाई और परिवर्तनकारी लक्ष्य। सतत विकास भी विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो इसे पारंपरिक आंदोलनों से अलग करता है। इसकी व्यापकाधारित भागीदारी, वैश्विक दायरा, दीर्घकालिक अभिविन्यास और संस्थागतकरण इसे व्यापक सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता वाली एक अनूठी घटना के रूप में अलग करता है। सतत विकास अवधारणा को समझना। रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1987 सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित करती है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। जरूरतें, खासकर दुनिया के गरीबों की बुनियादी जरूरतें, जो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन द्वारा लगाई गई सीमाएं। आइए इस परिभाषा के अर्थ को तोड़ें। सबसे पहले, यह आर्थिक विकास को संबोधित करता है, जो न केवल गरीबी को कम करने के लिए बल्कि बेहतर जीवन के लिए मानवीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। आधुनिक समाज प्राकृतिक संसाधनों को निकालने और उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं, लेकिन ये संसाधन सीमित हैं। यदि हम इनका प्रयोग बिना किसी रोकटोक के करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के पास पर्याप्त नहीं होगा। यह समझ सतत विकास के विचार को आकार देती है। यह ऐसी विकास रणनीतियों की मांग करता है जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हुए आर्थिक विकास को अधिकतम करें। लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। सरल शब्दों में, सतत विकास का अर्थ दो चीजें हैं: आय, पिछले आर्थिक विकास से पर्यावरण को पहले ही हो चुके नुकसान को ठीक करना, और 2, इस तरह से आगे बढ़ना जिससे ग्रह को और नुकसान न हो और लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं। वर्तमान और भावी पीढ़ियां दोनों। इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए देखें कि 1987 की अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट क्या कहती है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। हर किसी की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए और हर किसी को अपना जीवन बेहतर बनाने का मौका मिलना चाहिए। लोगों को उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो उपभोग के स्तर को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें पर्यावरण संभाल सकता है और हर कोई उचित रूप से लक्ष्य बना सकता है। समाज को हम जो उत्पादन कर सकते हैं उसे बढ़ाकर मानवीय जरूरतों को पूरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को उचित अवसर मिले।
जनसंख्या परिवर्तन इस बात से मेल खाना चाहिए कि पर्यावरण कितना समर्थन कर सकता है। विकास को उन प्राकृतिक प्रणालियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो पृथ्वी पर जीवन को चालू रखती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और जीवित चीजें। दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई संसाधनों तक निष्पक्ष रूप से पहुंच सके और ऐसी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करे जो पर्यावरण पर दबाव कम करे। हमें गैरनवीकरणीय संसाधनों का यथासंभव कम उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे पास अधिक विकल्प हों। हमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करनी चाहिए। हमें पर्यावरण को समग्र रूप से स्वस्थ रखने के लिए हवा, पानी और अन्य प्राकृतिक भागों को नुकसान कम करना चाहिए। सरल शब्दों में, सतत विकास का अर्थ है कि हम संसाधनों का उपयोग कैसे करें, पैसा निवेश करें, प्रौद्योगिकी विकसित करें और समाज को कैसे व्यवस्थित करें ताकि हम वर्तमान और भविष्य में लोगों की जरूरतों और सपनों को पूरा कर सकें। सतत विकास नीति उद्देश्य 1987 की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में यह सुझाव दिया गया है कि सतत विकास के लिए राष्ट्रों को कुछ नीतिगत बदलाव करने की आवश्यकता है। वे पर्यावरण और विकास नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों की पहचान करते हैं, जिनमें शामिल हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विकास की गुणवत्ता में सुधार, नौकरी, भोजन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, सतत जनसंख्या स्तर को बनाए रखना, पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण और सुधार, प्रौद्योगिकी की दिशा बदलना और जोखिमों से निपटना, आर्थिक निर्णय लेने में पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करना, सतत विकास उपयुक्त रणनीति। इसी रिपोर्ट में सतत विकास की रणनीति का लक्ष्य लोगों के बीच तथा मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसे पाने के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें निर्णय लेने में नागरिकों को शामिल किया जाए। एक आर्थिक प्रणाली को स्वतंत्र रूप से अधिशेष और तकनीकी ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। एक सामाजिक व्यवस्था को असमान विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उत्पादन को पारिस्थितिक आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को लगातार नए समाधान तलाशने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त को स्थिरता का समर्थन करना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था लचीली होनी चाहिए और गलतियों को सुधारने में सक्षम होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रयासों के लक्ष्य हैं। अब आइए सतत विकास की आलोचनाओं की जांच करें। चिंतन और कार्रवाई 4.3 एक विकास परियोजना का चयन करें जिसे आप जानते हों। कारण स्पष्ट करें कि यह परियोजना टिकाऊ क्यों है या टिकाऊ नहीं है। शीर्षक: ग्रामीण भारत में स्वच्छ जल पहल की स्थिरता का मूल्यांकन। परिचय: ग्रामीण भारत में स्वच्छ जल पहल एक सराहनीय विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में समुदायों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करना है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे इस परियोजना की स्थिरता पर विचार करने का काम सौंपा गया है। इस चिंतन में मैं इस पहल के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करूंगा और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता निर्धारित करने के लिए इसकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करूंगा। स्वच्छ जल पहल की पृष्ठभूमि। स्वच्छ जल तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है। फिर भी ग्रामीण भारत में लाखों लोगों के पास इस बुनियादी आवश्यकता का अभाव है। स्वच्छ जल पहल इस गंभीर आवश्यकता के जवाब में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य गांवों में जल शोधन प्रणाली स्थापित करना और सुरक्षित पेयजल तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित करना था। यह पहल मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के समर्थन के साथ सरकारी अनुदान और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों द्वारा वित्त पोषित है। स्थिरता के कारण। सामुदायिक व्यस्तता। स्वच्छ जल पहल की प्रमुख शक्तियों में से एक इसका सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना है।
स्थानीय समुदाय जल शुद्धिकरण प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं। स्वामित्व की यह भावना स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देती है, क्योंकि समुदाय के सदस्य बुनियादी ढांचे के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने में गर्व महसूस करते हैं। तकनीकी नवाचार। यह पहल उन्नत जल शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है जो प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल दोनों हैं। इन प्रणालियों को पानी से दूषित पदार्थों और रोगजनकों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। नवीन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर परियोजना पानी की बर्बादी और ऊर्जा की खपत को कम करके अपनी स्थिरता को बढ़ाती है। क्षमता निर्माण। इस पहल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय समुदायों के भीतर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल और उचित स्वच्छता प्रथाओं के महत्व पर शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय तकनीशियनों को जल शोधन प्रणालियों को बनाए रखने और मरम्मत करने, बाहरी समर्थन पर निर्भरता को कम करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साझेदारी और सहयोग। स्वच्छ जल पहल सरकारी एजेंसियों, गैरलाभकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करती है। ये साझेदारियां संसाधन जुटाने, ज्ञान साझा करने और नीति वकालत की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे परियोजना का समग्र प्रभाव मजबूत होता है। एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने से यह पहल पानी की पहुंच और गुणवत्ता से जुड़ी जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर स्थिति में है। जांचना और परखना। नियमित निगरानी और मूल्यांकन पहल की स्थिरता रणनीति के अभिन्न अंग है। पानी की गुणवत्ता, सिस्टम प्रदर्शन और सामुदायिक संतुष्टि पर डेटा एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग सुधार और अनुकूलन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह पुनरावृत्तीय प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना लक्षित लाभार्थियों की बढ़ती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, जिससे इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता बढ़े। अस्थिरता के कारण। वित्तीय निर्भरता। सरकारी अनुदान और सहायता संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद स्वच्छ जल पहल को वित्तीय स्थिरता के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जल शोधन प्रणाली स्थापित करने और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश पर्याप्त है, और एक जोखिम है कि भविष्य में फंडिंग बंद या कम की जा सकती है। पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना परियोजना अपने संचालन को बनाए रखने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकती है। बुनियादी ढांचे का रखरखाव। हालांकि यह पहल जल शुद्धिकरण प्रणालियों को बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देती है, लेकिन बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़ी अंतर्निहित चुनौतियां हैं। समय के साथ यांत्रिक घटक खराब हो सकते हैं और तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए समय पर मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक रखरखाव तुरंत नहीं किया जाता है, तो सिस्टम की कार्यक्षमता से समझौता किया जा सकता है, जिससे समुदायों को स्वच्छ पानी का प्रावधान खतरे में पड़ सकता है। वातावरणीय कारक। स्वच्छ जल पहल की स्थिरता पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल स्रोतों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे शुद्धिकरण प्रणालियों के संचालन में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसी तरह नदियों और भूजल स्रोतों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर कच्चे पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे अतिरिक्त उपचार उपायों की आवश्यकता होती है। इन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन और तकनीकी नवाचारों में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जो परियोजना के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। सामाजिक गतिशीलता। स्थानीय समुदायों के भीतर सामाजिक गतिशीलता पहल की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। कुछ मामलों में
सांस्कृतिक मान्यताएं या सामाजिक-आर्थिक असमानताएं स्वच्छ जल प्रथाओं को अपनाने या कुछ जनसांख्यिकीय समूहों की भागीदारी में बाधा बन सकती हैं। इन सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए अनुरूप आउटरीच रणनीतियों और सामुदायिक गतिशीलता प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। चिंतन और कार्रवाई। स्वच्छ जल पहल की स्थिरता पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि जहां इस परियोजना ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ पानी की पहुंच में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं कुछ अंतर्निहित चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। पहल की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय लचीलापन, तकनीकी नवाचार, सामुदायिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय प्रबंधन शामिल है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं स्वच्छ जल पहल जैसी सतत विकास पहल का समर्थन करने के लिए कार्रवाई करने के महत्व को पहचानता हूं। इसमें सरकारी एजेंसियों से बढ़ी हुई फंडिंग और नीति समर्थन की वकालत करना, निजी क्षेत्र के भागीदारों से संसाधन जुटाना या स्वच्छ पानी और स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक आउटरीच गतिविधियों में शामिल होना शामिल हो सकता है। इसके अलावा भविष्य के नेताओं और परिवर्तन निर्माताओं के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रयासों में स्थिरता के सिद्धांतों को शामिल करें। पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक समानता और आर्थिक लचीलेपन की अवधारणाओं को अपने काम में एकीकृत करके हम एक अधिक टिकाऊ और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयास में योगदान कर सकते हैं। निष्कर्ष में ग्रामीण भारत में स्वच्छ जल पहल की स्थिरता सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी नवाचार, वित्तीय लचीलापन और पर्यावरणीय प्रबंधन सहित कारकों के संयोजन पर निर्भर करती है। चुनौतियों का समाधान करके और परियोजना की ताकत का लाभ उठाकर हम सभी के लिए स्वच्छ पानी की समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। 4.5 सतत विकास की आलोचनाएं। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा परिभाषित सतत विकास के विचार को कई विद्वानों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। ये आलोचनाएं न केवल इस शब्द की तार्किक समस्याओं और अस्पष्ट अर्थों को उजागर करती हैं, बल्कि इसे क्रियान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों और छिपी हुई धारणाओं और राजनीतिक एजेंडे को भी उजागर करती हैं। सतत विकास, तार्किक विरोधाभास और अर्थ संबंधी अस्पष्टता। रमेश दीवान जैसे कुछ विद्वान दृढ़तापूर्वक तर्क देते हैं कि सतत विकास की अवधारणा विरोधाभासी है। दीवान का सुझाव है कि विकास और स्थिरता साथ साथ नहीं चलते, वास्तव में वे टकराते हैं। उनका मानना है कि विकास का कोई भी रूप, चाहे वह आर्थिक विकास हो, न्यायसंगत विकास हो या जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, अनिवार्य रूप से अधिक खपत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। वोल्फगैंग सैक्स बताते हैं कि स्थिरता को विकास से जोड़ने से यह शब्द स्पष्ट हो गया है। वह बताते हैं कि स्थिरता का ध्यान प्रकृति से विकास की ओर स्थानांतरित हो गया है। पहले स्थिरता का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण था, लेकिन अब यह सतत विकास के बारे में है। यह बदलाव हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है, जिससे प्रकृति के बजाय विकास मुख्य चिंता बन जाता है। संक्षेप में, स्थिरता का अर्थ अब प्रकृति के संरक्षण के बजाय विकास का संरक्षण है। सतत विकास की परिभाषा, अस्पष्ट और अस्पष्ट। सुखमय चक्रवर्ती के अनुसार सतत विकास शब्द में सटीकता का अभाव है और अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। अनिल अग्रवाल इसमें यह कहते हुए जोड़ते हैं कि विभिन्न समूहों के लिए सतत विकास का मतलब अलग अलग चीजें हो सकता है। एक लॉगिंग कंपनी के लिए इसका मतलब परियोजनाओं को बनाए रखना हो सकता है। एक पर्यावरण अर्थशास्त्री के लिए इसका मतलब प्राकृतिक वनों का संरक्षण हो सकता है। एक सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञानी के लिए इसका अर्थ वनों का स्थायी रूप से उपयोग करना हो सकता है और एक पर्यावरणविद के लिए
इसका अर्थ भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण छोड़ना हो सकता है। स्पष्टता की यह कमी उत्पादकता के बजाय भ्रम पैदा करती है। विलियम एफ फिशर का मानना है कि अलग अलग दृष्टिकोण, दार्शनिक विश्वास और लक्ष्य वाले लोग सामाजिक न्याय और सतत विकास की एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। उनका तर्क है कि सतत विकास एक शब्द बन गया है जिसका उपयोग किसी भी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए किया जाता है, जबकि उन लोगों की आलोचना की जाती है जिनके पास अलग अलग लक्ष्य या राय हैं। उदाहरण के लिए, भारत में व्यापक रूप से चर्चित सरदार सरोवर परियोजना से पता चलता है कि कैसे समर्थक और विरोधी दोनों सतत विकास और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन वे इन शर्तों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। बॉक्स 4.2 क्या सरदार सरोवर परियोजना सतत विकास का एक उदाहरण है? विलियम एफ फिशर की टिप्पणियां हमें इस मुद्दे पर एक अच्छी नजर डालती हैं। वह कहता है, सरदार सरोवर बांध के समर्थकों का मानना है कि केंद्र द्वारा प्रबंधित बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ सतत विकास हो सकता है। उनका मानना है कि ये परियोजनाएं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद कर सकती हैं और बढ़ती अर्थव्यवस्था को भोजन, पानी और ऊर्जा के मामले में जो चाहिए वह प्रदान कर सकती हैं। वे देखते हैं, एक संसाधन के रूप में नर्मदा नदी का पानी हमेशा मौजूद है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बांध के समर्थकों का कहना है कि इस संसाधन का उपयोग करने से गुजरात को आर्थिक रूप से विकसित होने और अपने लोगों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनका तर्क है कि विशेष रूप से पानी की बढ़ती आवश्यकता है सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में कृषि और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बांध बनाना और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करना उचित है। हालांकि सरदार सरोवर परियोजना के आलोचक असहमत हैं। वे इसे सतत विकास के उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि एक अन्य परियोजना के रूप में देखते हैं जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेगी, गरीबों को नुकसान पहुंचाएगी और अमीरों को फायदा पहुंचाएगी। उनका कहना है कि यह परियोजना टिकाऊ या निष्पक्ष नहीं है। उनका कहना है कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरदार सरोवर जैसी बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने, वित्त पोषित करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इन आलोचकों का मानना है कि सतत विकास स्थानीय समुदायों से शुरू होना चाहिए और उन्हें परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में शामिल करना चाहिए। विकास को निष्पक्षता और समानता के साथ साथ संसाधनों के बुद्धिमानी से उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके दृष्टिकोण से बड़ी केंद्र नियंत्रित परियोजनाएं सतत विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। स्रोतः फिशर 1997। सतत विकास का विचार अलग अलग लोगों या समूहों के लिए अलग अलग मायने रखता है और यह राष्ट्रों के बीच भी अलग अलग होता है। सेविला गुज़मैन एडुराडो और ग्राहम वुडगेट के अनुसार आधिकारिक दृष्टिकोण, जैसा कि ब्रंटलैंड समिति की रिपोर्ट हमारा सामान्य भविष्य में देखा गया है, औद्योगिक देशों और कम औद्योगिक देशों के लिए सतत विकास के बीच अंतर करता है। कम औद्योगिकृत देशों के लिए इसका अर्थ आर्थिक विकास की क्षमता को साकार करना और उपभोग के स्तर को बढ़ाना है। अत्यधिक औद्योगिकीकृत देशों के लिए सतत विकास का अर्थ दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना निरंतर विकास है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ लोगों को ब्रंटलैंड आयोग की परिभाषा अस्पष्ट लगती है। वोल्फगैंग सैक्स का कहना है कि यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन न्याय संबंधी मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। यह स्थान के स्थान पर समय पर जोर देता है और न्याय के स्थान पर प्रकृति की ओर झुकता है। इस बारे में प्रश्न बने हुए हैं कि सतत विकास किसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बुनियादी अस्तित्व या विलासिता की, अमीरों की या जरूरतमंदों की। न्याय के संबंध में रिपोर्ट की अस्पष्टता के इसके प्रकाशन के बाद के वर्षों में परिणाम हुए हैं। परिभाषा के व्यावहारिक अनुप्रयोग की आलोचना।
कुछ विशेषज्ञों को संदेह है कि यह परिभाषा कितनी व्यावहारिक है। रत्ना रेड्डी का सुझाव है कि लोगों को अभी क्या चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को क्या चाहिए के बीच टकराव को हल करना कठिन है। विभिन्न संस्कृतियों में जरूरतें अलग अलग होती हैं और यह कल्पना करना कठिन है कि भविष्य में क्या आवश्यकता होगी। अनिल अग्रवाल सवाल करते हैं कि भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, खासकर जब वर्तमान में कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह बताते हैं कि स्थिरता की परिभाषाएं अक्सर यह निर्दिष्ट नहीं करती हैं कि वे किसका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, क्या यह सिर्फ अमीर है या गरीब भी। CR रेड्डी कहते हैं कि यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, फिर भी इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि इसमें क्या शामिल है। इसी तरह विलियम एफ फिशर का कहना है कि हालांकि कई लोग सतत विकास के महत्व पर सहमत हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है या इसके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर कोई आम सहमति नहीं है। वह समझौते के बजाय बहस छेड़ने के लिए ब्रंटलैंड आयोग की परिभाषा की आलोचना करते हैं। सतत विकास शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जो इसे आकर्षक बनाता है, लेकिन कार्यों को निर्देशित करने या प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों को संतुलित करने में सहायक नहीं होता है। यह पर्यावरण और जनसंख्या संबंधी चिंताओं के साथ आर्थिक विकास और पुनर्वितरण को संतुलित करने के मुद्दे को उलझा देता है। KR नायर ने 1994 में राजनीति के एक उपकरण के रूप में सतत विकास के विचार की आलोचना की। उनका मानना है कि इस अवधारणा को बढ़ावा देने वाले देश अक्सर संसाधनों का अस्थिर तरीके से उपयोग करने के दोषी होते हैं। उनका तर्क है कि सतत विकास के आसपास की वर्तमान राजनीति वैश्विक दक्षिण और गरीबों को असंगत रूप से नुकसान पहुंचाती है और वास्तव में पारिस्थितिक रूप से अनुकूल नहीं है। नायर का सुझाव है कि सतत विकास का ध्यान केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने या गरीबी से बचने के बजाय समृद्धि हासिल करने पर होना चाहिए। वह इस सरल दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं कि गरीबी सीधे तौर पर पर्यावरणीय गिरावट की ओर ले जाती है और इसके विपरीत। उनका मानना है कि यह गरीबी और पर्यावरण में गिरावट में योगदान देने वाले अन्य कारकों जैसे असमान विकास और प्राकृतिक संसाधनों पर गरीबों के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। नायर का यह भी सुझाव है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता राजनीति से प्रेरित है। उनका लक्ष्य अपनी उत्पादन प्रणालियों, बाजारों और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे विकासशील देशों में संसाधनों का दोहन होता है और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक उद्योगों का वहां स्थानांतरण होता है। उनका तर्क है कि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करके पश्चिमी देश अपनी स्वयं की अस्थिर उत्पादन प्रथाओं को संबोधित करने से ध्यान भटकाते हैं। चिंतन और कार्रवाई 4.3 सतत विकास की अवधारणा में अंतर्निहित प्रमुख अस्पष्टताएं क्या हैं? आपकी राय में इन अस्पष्टताओं को कैसे दूर किया जा सकता है? शीर्षक: सतत विकास की अस्पष्टताओं को संबोधित करना। परिचय: पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानताओं और आर्थिक असमानताओं से भरे युग में सतत विकास आशा की किरण के रूप में खड़ा है। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में कल्पना की गई सतत विकास की अवधारणा ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और अपनाया है। हालांकि इसके ऊंचे आदर्शों के नीचे अंतर्निहित अस्पष्टताएं और अस्पष्टताएं हैं जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन और प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती हैं। इस प्रतिबिंब में मैं सतत विकास की अवधारणा के भीतर अंतर्निहित प्रमुख अस्पष्टताओं पर गौर करूंगा और विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करूंगा। सतत विकास की बहुआयामी प्रकृति। सतत विकास
जैसा कि 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में बताया गया है, में 3 परस्पर जुड़े हुए आयाम शामिल हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। यह त्रिपक्षीय ढांचा दीर्घकालिक कल्याण प्राप्त करने में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय प्रबंधन की अन्योन्याश्रयता को मान्यता देता है। हालांकि इन आयामों की व्यापकता और जटिलता सतत विकास को लेकर अस्पष्टता में योगदान करती है। परिभाषाओं में अस्पष्टता। सतत विकास में प्राथमिक अस्पष्टताओं में से एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषाओं और मैट्रिक्स की कमी से उत्पन्न होती है। हालांकि इस अवधारणा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, इसका कार्यान्वयन संदर्भों, विषयों और हितधारकों के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, स्थिरता की धारणा नीति निर्माताओं, व्यवसायों और समुदायों के लिए अलग-अलग अर्थों को जन्म दे सकती है, जिससे अलग-अलग व्याख्याएं और प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इसी तरह, स्थिरता को मापना एक विकट चुनौती है, क्योंकि इसमें सामाजिक सामंजस्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन जैसे गुणात्मक पहलुओं की मात्रा निर्धारित करना शामिल है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए मानकीकृत परिभाषाएं और संकेतक विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए जो सतत विकास की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाते हों। सरकारों, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को शामिल करने वाली सहयोगात्मक पहल आम सहमति बनाने और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त विविध दृष्टिकोण और स्थानीय ज्ञान को शामिल करने वाले सहभागी दृष्टिकोण स्थिरता मैट्रिक्स की प्रासंगिकता और वैधता को बढ़ा सकते हैं। व्यापार विच्छेद और समझौते। सतत विकास में निहित एक और अस्पष्टता इसके विभिन्न आयामों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यापार बंधों और समझौतों में निहित है। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास पर्यावरणीय गिरावट की कीमत पर हो सकता है, जबकि सामाजिक समानता बाजार की दक्षता के साथ संघर्ष कर सकती है। इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के लिए कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता के मुकाबले अल्पकालिक लाभ को तौलना शामिल होता है। इन ट्रेड ऑफ को नेविगेट करने के लिए सतत विकास के विभिन्न आयामों के बीच तालमेल और ट्रेड ऑफ की सूक्ष्म समझ आवश्यक है। इसके लिए एकीकृत निर्णय निर्माण ढांचे को अपनाने की आवश्यकता है, जो कई उद्देश्यों और हितधारकों पर विचार करता है। लाभ विश्लेषण, बहुमानदंड निर्णय विश्लेषण और स्थिरता प्रभाव आकलन जैसे उपकरण व्यापार बंद को स्पष्ट करने और जीत-जीत समाधान की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने से सर्वसम्मति निर्माण और संघर्ष समाधान की सुविधा मिल सकती है, जिससे अधिक टिकाऊ परिणामों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। समय क्षितिज और अनिश्चितता। सतत विकास में स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक योजना बनाना और निर्णय लेना शामिल होता है, जो अक्सर कई पीढ़ियों तक चलता है। हालांकि भविष्य के अनुमानों से जुड़ी अंतर्निहित अनिश्चितता प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तकनीकी नवाचार, जनसांख्यिकीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक अप्रत्याशितता और जटिलता का परिचय देते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्य मायावी हो जाते हैं। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूली प्रबंधन और लचीलापन निर्माण रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। कठोर योजनाओं और अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय निर्णय निर्माताओं को लचीलेपन और सीखने करने के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत, संस्थागत और सामाजिक स्तरों पर अनुकूली क्षमता का निर्माण करते हुए बदलती परिस्थितियों के जवाब में रणनीतियों की पुनरावृत्तीय निगरानी और समायोजन शामिल है। इसके अलावा अनुसंधान और नवाचार में निवेश करने से जटिल प्रणालियों के बारे में हमारी समझ बढ़ सकती है और अनिश्चितता के तहत अधिक मजबूत निर्णय लेने की जानकारी मिल सकती है। समानता और न्याय। सतत विकास का एक बुनियादी सिद्धांत पीढ़ियों के भीतर और पार समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि इन आदर्शों की प्राप्ति मायावी बनी हुई है,
क्योंकि देशों के भीतर और बीच में सामाजिक-आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदाय अक्सर पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक अन्याय का खामियाजा भुगतते हैं, असमानताओं को बढ़ाते हैं और स्थिरता के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए विकास के लिए समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण की दिशा में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य स्वदेशी लोगों, महिलाओं और कमजोर आबादी सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। इसके अलावा संसाधनों, अवसरों और लाभों तक न्याय संगत पहुंच को बढ़ावा देने से प्रणालीगत अन्याय को दूर करने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अंततः सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि सतत विकास के लिए एक शर्त भी है। निष्कर्ष। अंत में सतत विकास एक बेहतर भविष्य की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतरपीढ़ीगत समानता, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि इसकी प्राप्ति अंतर्निहित अस्पष्टताओं से बाधित होती है जो इसके सिद्धांतों की हमारी समझ और कार्यान्वयन को चुनौती देती है। सहयोगात्मक, अनुकूली और न्यायसंगत दृष्टिकोण के माध्यम से इन अस्पष्टताओं को संबोधित करके हम सतत विकास की परिवर्तनकारी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक लचीला और समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। वैश्वीकरण और सतत विकास का भविष्य। वैश्वीकरण ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए नई चुनौतियां ला दी हैं। मार्टिन खोर का कहना है कि उदारीकरण के साथ मिलकर वैश्वीकरण इतना शक्तिशाली हो गया है कि यह सतत विकास के खिलाफ काम कर रहा है। सरकारें उत्तर में और कुछ दक्षिण में वाणिज्य और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने को प्राथमिकता देती हैं। इसका मतलब है कंपनियों और अमीरों की मांगों को पूरा करना, पर्यावरण, गरीबों के कल्याण और वैश्विक भागीदारी की चिंताओं को पीछे छोड़ना। इस बदलाव के कारण जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन जैसी पहल विफल हो गई। द हिंदू अखबार का कहना है कि तेजी से वैश्वीकरण के पिछले दशक के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं को सामूहिक रूप से संबोधित करने की देशों की इच्छा में कमी आई है। ये अवलोकन हमें सतत विकास की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें सामाजिक न्याय के मुद्दों के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करने की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। वैश्वीकरण की चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों, सांस्कृतिक मतभेदों और राष्ट्रों के राजनीतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम सतत विकास को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सतत विकास की अवधारणा वैश्विक विकास चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है और सीमाओं के पार बहस छेड़ती है। निष्कर्ष। इस इकाई में हमने सतत विकास की अवधारणा की आलोचनात्मक जांच की है। हमने ऐतिहासिक संदर्भ को देखकर शुरुआत की, जहां पश्चिमी आर्थिक विकास मॉडल के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट के कारण विकास बनाम पर्यावरण का द्वंद्व पैदा हुआ। अंततः यह एहसास हुआ कि विकास और पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं, जिससे सतत विकास की अवधारणा को जन्म मिला। फिर हमने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और दस्तावेजों के माध्यम से इस अवधारणा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाया और सतत विकास के विचार को आकार देने में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। तीसरे खंड में हमारा सामान्य भविष्य 1987 रिपोर्ट में उल्लिखित सतत विकास की परिभाषा, अर्थ, आवश्यकताओं, नीतिगत उद्देश्यों और रणनीतिक उपायों पर विस्तार से बताया गया है। अंत में हमने सतत विकास की आलोचनाओं पर ध्यान दिया, जिसमें तार्किक विरोधाभास, अस्पष्टता और इसके परिचालन सार और राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में संदेह शामिल हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, विशेष रूप से उदारीकरण से जुड़ी, को भविष्य में सतत विकास प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में देखा जाता है।